हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रेप स्मार्ट हब में स्वागत है। आरटीआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम एसओएलडीसी एग्ज़ाम 13-14 में आरटीआई से पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 इज इनकरेक्ट। बोल रहा है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। द डिस्क्लोजर ऑफ थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी मेड इन द सेम वे एज ऑल अदर इंफॉर्मेशन। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के डिस्क्लोजर से संबंधित जो प्रोविज़न है वो किस में दिया हुआ है, सेक्शन 11 में दिया हुआ है। उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए ही थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन को सप्लाई किया जा सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, सही है। दूसरा है कि द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 कंटेन्स स्पेसिफिक प्रोविजन टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑफ ए पर्सन। ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। क्यों? क्योंकि लाइफ एंड लिबर्टी से संबंधित जो है आरटीआई एक्ट में प्रोविज़न दिया हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि लाइफ एंड लिबर्टी से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन होगा उसको 48 आवर्स में सप्लाई करना पड़ेगा। सीन स्टेटमेंट देखते हैं। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 ट्रीट्स इक्वली ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू करप्शन। ये भी स्टेटमेंट सही है कि करप्शन से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होगा उस पर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लागू होगा, चाहे वो इंटेलिजेंस एवं सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित इंफॉर्मेशन क्यों न हो। चौथा है डी नंबर, एन एप्लीकेंट डिनाइड इंफॉर्मेशन बाय ए पब्लिक अथॉरिटी कैन डायरेक्टली अप्रोच कोर्ट फॉर इंफॉर्मेशन। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि आरटीआई एक्ट के अंदर अगर किसी एप्लीकेंट को इन्फॉर्मेशन डिनाई किया जाता है तो डायरेक्ट कोर्ट नहीं जा सकता है, वो फर्स्ट अपील कर सकता है, ठीक है, या जो है सेकेंड अपील कर सकता है, या कंप्लेंट फाइल कर सकता है सीआईसी एसआईसी में। तो ये जो इनकरेक्ट पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, स्टेटमेंट इनकरेक्ट, तो वो कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 1 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड अंडर द आरटीआई एक्ट 2005। यानी आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर कौन से इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। पहला है एडवाइस गिवन बाय लॉयर टू हिज क्लाइंट। ठीक है, कि जो एडवाइस किसी एडवोकेट ने अपने क्लाइंट को दिया है उस एडवाइस को क्या कर सकते हैं, डिस्क्लोज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है। तो हमारा जो आंसर होगा ये होगा। जो भी क्लाइंट को जो लॉयर ने एडवाइस दिया है वो क्या होगा, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन माना जाएगा। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन जो है डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है ए नंबर इसका आंसर होगा। दूसरा देख लेते हैं क्या है, ट्रेड सीक्रेट्स इन्वॉल्विंग यूज ऑफ स्मगल्ड गुड्स इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। बोल रहा है कि ऐसा ट्रेड सीक्रेट जिसमें जो स्मगलिंग वाला गुड्स है वो जो है क्या है, इन्वॉल्व है, तो उस केस में हम उस इंफॉर्मेशन को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये करप्शन से रिलेटेड मैटर हो गया। करप्शन से रिलेटेड मैटर को डिस्क्लोज किया जा सकता है। ठीक है, द डिसीजन ऑफ द यूनियन कैबिनेट एंड ऑल रिलेटेड पेपर्स आफ्टर द कैबिनेट मीटिंग। कैबिनेट का कोई डिसीजन हो गया है और पब्लिक में उसको क्या कर दिया है, अनाउंस कर दिया है, उसके बाद उस डिसीजन को क्या किया जा सकता है, इंफॉर्मेशन आरटीआई के तहत दिया जा सकता है। रिकॉर्ड्स ऑफ एन इंसिडेंट दैट हैड हैपेंड 25 ईयर्स अर्लियर।
आरटीआई एक्ट में दिया हुआ है कि 20 साल पुराना कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको दिया जा सकता है। तो ये 25 साल का है तो इसको भी दिया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं बी भी डिस्क्लोज कर सकते हैं, सी भी डिस्क्लोज कर सकते हैं, डी भी डिस्क्लोज कर सकते हैं। कौन सा डिस्क्लोज नहीं कर सकते? तो एडवाइस गिवन बाय ए लॉयर टू हिज क्लाइंट, ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आप देख सकते हैं क्या है, इनकरेक्ट वाला जो है इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो देखते हैं, द पावर टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ द सेकेंड शेड्यूल टू द आरटीआई 2005 वेस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये देख रहे हैं क्या दिया हुआ है कि जो सेकेंड शेड्यूल है उसको एक्सपेंड करने का यानी बढ़ाने का जो पावर है, यानी उसमें और कोई सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन को ऐड करने का जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। दूसरा है, द आरटीआई एक्ट 2005 डज नॉट अप्लाई टू इंटेलिजेंस एवं सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड नोटिफाइड इन द स्टेट ऑफिशियल गैजेट। ये स्टेटमेंट सही होगा। सही कब होता है? जब इसमें लिखता है एक्सेप्ट करप्शन, एक्सेप्ट करप्शन केसेज, एक्सेप्ट करप्शन केसेज अगर होता तो ये सही होता। लेकिन इसमें जो है वो नहीं दिया हुआ है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। द आरटीआई एक्ट 2005 अप्लाइज टू इंटेलिजेंस एवं सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट विथ रिगार्ड टू करप्शन मैटर्स। इसमें देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि आरटीआई एक्ट 2005 जो है इंटेलिजेंस एवं सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन पे लागू होगा जो स्टेट गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है। किस संदर्भ में? करप्शन वाले मैटर में। ऐसे जो स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई इंटेलिजेंस एवं सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करती है तो उस पर जो है लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है आरटीआई एक्ट, लेकिन करप्शन वाले में लागू हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है क्या है? सही है। द आरटीआई एक्ट 2005 हैज ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर सब लेजिस्लेशन। तो ये भी सही है। आरटीआई एक्ट का क्या है? ओवरराइडिंग इफेक्ट है जो भी है सब लेजिस्लेशन के ऊपर, यानी आरटीआई एक्ट ही लागू होगा किसी भी एक्ट में कुछ भी क्यों न हो। तो आप देख रहे हैं पहला जो स्टेटमेंट था वो भी सही था, सी भी सही है, डी भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैन बी डिस्क्लोज्ड अंडर द आरटीआई एक्ट 2005। बोल रहा है कि आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर में कौन सी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जा सकता है। पहला स्टेटमेंट है, एन इंफॉर्मेशन विच कैन बी सेवर्ड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड अंडर द एक्ट। ये सही है स्टेटमेंट। क्यों इसको डिस्क्लोज कर सकते हैं? क्योंकि आप देखेंगे जो सेवरेबिलिटी है आरटीआई का जो सेक्शन 10 है उसमें दिया हुआ है, उसके हिसाब से जो है क्या करते हैं, सेवर करके इंफॉर्मेशन को दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यही बोल रहा है कैन बी डिस्क्लोज। तो पहला वाला डिस्क्लोज कर सकते हैं। दूसरा क्या है वो भी स्टेटमेंट देख लेते हैं। दूसरा है एन इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू बॉर्डर रोड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो आप देख रहे हैं कि बॉर्डर रोड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बॉर्डर रोड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो सी नंबर देखेंगे, एंड इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू एविएशन रिसर्च सेंटर ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। ये भी क्या है? इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। डी नंबर है, एंड इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द हेल्थ ऑफ ए यूनियन मिनिस्टर। ये भी नहीं कर सकते हैं, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन हो जाएगा। तो कौन सा कर सकते हैं? तो ए नंबर का वाला कर सकते हैं, सेवर करके। तो 4 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन लेते हैं 5 नंबर।
हमारा 5वां क्वेश्चन है वो क्या कहता है, इफ एन एप्लीकेंट बोल रहा है इफ एन एप्लीकेंट इज नॉट सप्लाइड इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर विद इन प्रेस्क्राइब टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिक्वेंसेज फॉलोज। बोल रहा है कि अगर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो प्रेस्क्राइब टाइम दिया हुआ है आरटीआई में 30 दिन या 48 आवर्स, अगर उस टाइम पीरियड में अगर इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो उस केस में क्या होगा। तो जो कंसर्न पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है मे फेस डिसिप्लिनरी एक्शन। ये स्टेटमेंट सही है। क्यों? जो पीआईओ है अगर वो कंटिन्यूअसली जो है बार बार क्या करता है, इंफॉर्मेशन को प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट में अगर सप्लाई नहीं करता है तो उसके आगे डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। एन अपील मे बी फाइल्ड बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी एट एनी टाइम। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? कि आप देख रहे हैं कि एट एनी टाइम है तो अपील जो है कभी भी फाइल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बाउंडेशन है। बाउंडेशन क्या है कि जो आपको 30 दिन का टाइम लिमिट है उसके अंदर में अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है तो उस 30 दिन के समाप्त होने के अगले 30 दिन के भीतर तक आपको अपील फाइल करना पड़ेगा। या आपको रिप्लाई मिल गया है, उस रिप्लाई से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो भी रिप्लाई मिलने के 30 दिन के भीतर में ही क्या करना होगा, आपको अपील फाइल करना पड़ेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। द सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एट द केस मे रिसीव एंड इंक्वायर इनटू द कंप्लेंट ऑफ द एप्लीकेंट। ये जो स्टेटमेंट है ये सही है क्योंकि अगर किसी को प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट में अगर जो है इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता है तो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट इन्फॉर्मेशन हैज बीन रिफ्यूज्ड। ये भी सही है। अगर प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता है तो ये मान लिया जाएगा कि इन्फॉर्मेशन रिफ्यूज कर दिया है। तो 2 को छोड़ के 3 भी सही है, 4 भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्या पूछ रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। तो करेक्ट आंसर क्या है, तो 1 वाला करेक्ट है, 3 वाला करेक्ट है और क्या है 4 वाला करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा ए। हम अगला 6ठा क्वेश्चन लेते हैं। जो हमारा 6ठा क्वेश्चन है उसको देखेंगे। जो 6ठा क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि अंडर द आरटीआई एक्ट 2005 फाइन कैन नॉट बी इम्पोज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेज। देख लेते हैं कौन कौन से केस में फाइन को इम्पोज नहीं किया जा सकता है। तो पहला है रिफ्यूजल टू रिसीव एन एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन। अगर क्या किया है, एप्लीकेशन को रिसीव करने से ही मना कर दिया है तो इस केस में तो फाइन लग जाएगा। दूसरा है गिविंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, इस केस में भी फाइन लग जाएगा। डिस्ट्रॉइंग इन्फॉर्मेशन, इस केस में भी फाइन लग जाएगा। रिफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द ग्राउंड दैट सेम वाज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 8(1)J। तो इसमें जो है फाइन नहीं लगेगा कि 8(1)J जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो जो है आरटीआई में दिया हुआ है कि इस इन्फॉर्मेशन को हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं जिसका पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 7 नंबर। जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो देख लेते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि व्हाइल एक्सरसाइजिंग पावर्स अंडर सेक्शन 20 ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज नॉट बाउंड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। बोल रहा है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बाउंड नहीं है। किस किस केस में बाउंड नहीं है उसको देखना है। टू पास एन स्पीकिंग ऑर्डर, आरटीआई एक्ट में सीआईसी जो है स्पीकिंग ऑर्डर पास करने के लिए बाउंड है। टू गिव पर्सनल हियरिंग टू द पर्सन कंसर्न, ये भी बाउंड है। किसी भी सीपीआईओ पीआईओ के ऊपर फाइन लगाने से पहले उसका पर्सनल हियरिंग वो करेगा, उसके बाद ही वो फाइन लगा सकता है। नॉट टू रिसीव अ कंप्लेंट रिगार्डिंग डिनायल ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये भी बाउंड है। क्या है, सेक्शन 20 के तहत जो है वो क्या कर सकता है, कंप्लेंट रिसीव नहीं करने के लिए बाउंड है। कंप्लेंट रिसीव करने के लिए बाउंड
किसमें है, तो सेक्शन 19 में, सेक्शन 18 में कंप्लेंट रिसीव करने के लिए बाउंड है, सेक्शन 20 में कंप्लेंट रिसीव करने के लिए बाउंड नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस, क्या CIC जो है प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस का जो प्रोविजन है वो फॉलो करने के लिए बाउंड है, तो नहीं, बाउंड नहीं है। फॉलो कर सकता है लेकिन बाउंड नहीं है। तो क्या आंसर हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा डी। स्पीकिंग ऑर्डर के लिए बाउंड है, पर्सनल हियरिंग देने के लिए बाउंड है, और सेक्शन 20 के तहत RTI कंप्लेंट रिसीव नहीं करने के लिए बाउंड है। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू RTI एक्ट 2005, यानी RTI एक्ट 2005 के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये ध्यान रखना है, क्या पूछ रहा है, करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, एन एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन कैन बी मेड बाय एनी पर्सन। बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि एन एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन कैन बी मेड बाय एनी पर्सन। तो इसमें दिया हुआ है कि कोई भी पर्सन जो है RTI एप्लीकेशन लगा सकता है, तो कोई भी पर्सन RTI एप्लीकेशन नहीं लगा सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट ही गलत है। करेक्ट पूछ रहा है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अरेस्ट ऑफ ए पर्सन मस्ट बी सप्लाइड विद इन 1 वीक, जबकि कितने दिनों के अंदर में करना होता है, 48 आवर्स के अंदर में। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। इंफॉर्मेशन टू पर्सनस बिलोंगिंग टू BPL कैटेगरी कैन बी सप्लाइड विदाउट पेमेंट ऑफ फी। तो ये सही है कि जो है BPL के केस में कोई भी फी नहीं लेना है, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन सप्लाई करना। रिफ्यूजल टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन में लीड टू सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। बोल रहा है कि RTI एप्लीकेशन को अगर नहीं देंगे तो जेल हो जाएगा। ये स्टेटमेंट गलत है, जेल का प्रोविजन RTI एक्ट में नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, करेक्ट पूछ रहा है तो C नंबर हो जाएगा। C ही सही है, बाकी सब क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन लेंगे, जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो पहला है द RTI एक्ट 2005 प्रोहिबिट्स डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या बोल रहा है, RTI एक्ट 2005 प्रोहिबिट्स डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट सब्सिस्टिंग इन द स्टेट। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ सब्सिस्टिंग इन अ पर्सन अदर देन स्टेट होता है। तो ये जो है स्टेट वाला जो इन्फॉर्मेशन है कॉपीराइट का, वो तो दे सकते हैं, पर्सन वाला नहीं दे सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रेड सीक्रेट कैन बी प्रोवाइडेड इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये स्टेटमेंट सही है। जो ट्रेड सीक्रेट से संबंधित इन्फॉर्मेशन है और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में इसको क्या कर सकते हैं, डिस्क्लोज कर सकते हैं। ये तीसरा देखते हैं, एन इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस ऑन द ग्राउंड ऑफ इनकम्पिटेंस। तो इनकम्पिटेंस के आधार पर इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को क्या कर सकते हैं, नहीं हटाया जा सकता है। ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है, क्या पूछ रहा है नीचे कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो इनकरेक्ट जो है क्या है, ये भी सही है स्टेटमेंट, ये भी सही है, ये गलत है। ये दो और 3 क्या है, सही है। तो केवल 1 जो है ना वो क्या है, इनकरेक्ट। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। इसमें जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को जो हटाया जा सकता है वो प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के आधार पर हटाया जा सकता है, इनकम्पिटेंस के आधार पर नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 10 नंबर। जो 10 नंबर है वो क्या कहता है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। उसमें पहला है, नो ऑर्डर पास्ड अंडर द RTI एक्ट 2005 शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर एनी हाई कोर्ट। ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि RTI एक्ट के अंदर जो भी ऑर्डर पास किया जाएगा और उसमें जो फंडामेंटल राइट का अगर वायोलेशन होता है तो रिट पिटीशन हाई कोर्ट में दायर किया जा सकता है। तो पहला ही स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है। पहला स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग करप्शन इन रिसर्च एंड एनालिसिस बीइंग ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कैन बी मेड अवेलेबल अंडर RTI एक्ट 2005। ठीक है, क्या बोल रहा है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग करप्शन वाला तो
देना ही पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एलिगेशन ऑफ वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय एनी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बी प्रोवाइडेड अंडर द आरटीआई एक्ट 2005 इन ए लिमिटेड मैनर, ये भी सही है। क्यों सही है, तो जो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन से संबंधित इंफॉर्मेशन है उसको लिमिटेड मैनर में ही दिया जाता है। क्यों लिमिटेड मैनर में, क्योंकि सीपीआईओ खुद नहीं दे सकता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सीआईसी से जो है ना अप्रूवल लेना पड़ता है उस इंफॉर्मेशन को देने के लिए, तभी दिया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। डी नंबर देखते हैं क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू इंक्लूड और एक्सक्लूड एनी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ द आरटीआई 2005, ये सही है। इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन को शेड्यूल 2 में इंक्लूड करना या एक्सक्लूड करने का जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। तो आप देख रहे हैं डी नंबर स्टेटमेंट सही है, सी नंबर भी सही है, बी नंबर भी सही है, स्टेटमेंट ए नंबर गलत है और इनकरेक्ट वाला ही पूछ रहा है। तो आंसर जो हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 11 नंबर। 11 नंबर में क्या है वो देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बोल पहला है द इंफॉर्मेशन कमीशंस हैव बीन गिवन वेरी वाइड डिस्क्रिशनरी पावर्स अंडर द आरटीआई एक्ट 2005 टू एंश्योर दैट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू द एप्लीकेंट फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज। ये स्टेटमेंट सही है। दीज कमीशंस हैव पावर्स लाइक दोज एक्सरसाइज बाय सिविल कोर्ट्स इन मेनी मैटर्स, ये भी स्टेटमेंट सही है। द पावर हैव हाउएवर टू बी एक्सरसाइज इन अकॉर्डेंस विद रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये भी सही है। नेचुरल जस्टिस का मतलब है कि सिर्फ जो है क्या करना है, सिर्फ जो है न्याय ही नहीं करना है, न्याय करते हुए दिखना भी है कि आप न्याय कर रहे हो। ठीक है, डी में है कि द प्रोसीडिंग्स पेंडिंग बिफोर द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन डू नॉट अवेट ऑन द डेथ ऑफ द एप्लीकेंट। ये जो है पहले जो है ना, पहले जो आरटीआई एक्ट के में जो पहले जो था कि अगर जो है कोई एप्लीकेंट का डेथ हो जाता है तो उस केस में क्या था, अगर डेथ हो जाता है तो उस केस में जो सीआईसी के पास या एसआईसी के पास जो अपील पेंडिंग है वो क्या हो जाता था, खारिज हो जाता था अगर मर गया तो। लेकिन अभी के टाइम में जो है वो खारिज नहीं होता है और वो जो है क्या है, वो मेरिट पे उसको अभी भी सुना जाएगा चाहे एप्लीकेंट मर गया है या जिंदा है। ठीक है, तो ऐसे पहले का क्वेश्चन है 13-14 का, तो इसका जो आंसर है उसका आंसर क्या है, इसका आंसर डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 12 नंबर है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005 विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, कौन सा मैच कर रहा है। पहला है फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन्स, उसके लिए नो फी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड फॉर सप्लाइंग इंफॉर्मेशन, जो कि गलत है। फिजिकली चैलेंज के लिए फी में कोई छूट नहीं है, सिर्फ बीपीएल के लिए छूट है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। पर्सन्स बिलो पॉवर्टी लाइन नो फी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड फॉर सप्लाई इंफॉर्मेशन, ये सही है। एंड एन एप्लीकेशन सीकिंग इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल विथ अनदर पब्लिक अथॉरिटी मस्ट बी ट्रांसफर्ड विद इन 15 डेज, 15 डेज नहीं है 5 डेज है। एंड अपील बिफोर द सीआईसी मस्ट बी डिसाइडेड विद इन 30 डेज, सीआईसी के पास जो अपील जाता है उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो क्या पूछ रहा था, करेक्टली पूछ रहा था, करेक्टली तो बी ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। लास्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, उसको देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज या आर इनकरेक्ट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। क्या है, द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट 2005 इज ए रूल एंड इट्स रिफ्यूजल इज एन एक्सेप्शन, तो पहला स्टेटमेंट सही है। द आरटीआई एक्ट 2005 ओवरराइड्स द प्रोविजन ऑफ अदर लॉज, ये भी सही है। रीजन्स फॉर सीकिंग इन्फॉर्मेशन डिड नॉट बी डिस्क्लोज, ये भी सही है, रीजन देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, और चौथा है ये स्टेटमेंट, ये स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हैज नो पावर to inspect a record held by central government organization even if the subject matter of the application
सीकिंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू द रिकॉर्ड। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि आरटीआई एक्ट में जो इन्फॉर्मेशन जो है, जो भी इन्फॉर्मेशन है जो पब्लिक अथॉरिटी के पास होगा, वो सबको क्या कर सकता है, एसआईसी जो है एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछ रहा था, केवल डी है तो 4 नंबर, यानी डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा ये आरटीआई का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।